ओके, लास्ट 2-3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में हमने वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्क्राइब किया हुआ था, और उसके अंदर मोस्टली हमारा कंसर्न जो था वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लाशियन के ऊपर था। अब ये चीज़ें आपको कहाँ पर यूज़ होनी है? ये मोस्टली यूज़ होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तो बहुत हर एक जगह पर यूज़ होती है। तो आई होप जितना हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है कि डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना, कर्ल कैलकुलेट करना, ग्रेडियंट और लाप्लाशियन, इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करना, आई होप आप लोगों को आ गया है, एटलीस्ट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट जाके इनको पढ़ेंगे उन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें, जिस तरह ये डाइवर्जेंस है, ये आपके मैक्सवेल्स इक्वेशन है। पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन के ऊपर बेस है। तो इट्स अ डाइवर्जेंस। सिमिलरली ये भी एक डाइवर्जेंस है, ये कर्ल है, ये भी एक कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड का। सिमिलरली यहाँ पर ये लाप्लाशियन हैं ये वाले, और ये आपको एक ग्रेडियंट मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर मिलेंगी। तो इन सब को डिस्कस करने का बेसिक मकसद यही था, क्योंकि ये कोर्स हमारा मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स का है, और इसमें मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स में ही ये टेक्निक्स आप सीखते हो कि फिर फर्दर आप इनको जाके अपने बाकी के जो कोर्सेज है उनमें आप इसको अप्लाई कर सको। तो आई होप कि हमने डिफरेंशियल पार्ट कवर कर लिया इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और नेक्स्ट हम इनको फिर जाके देखेंगे कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल और या इन जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो वो आगे के लेक्चर्स में आएगा। सो एट द मोमेंट हमने इनको एटलीस्ट डिफाइन कर लिया और इनको कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया, देन इनके फिजिकल मीनिंग भी सीख लिया कि डाइवर्जेंस फिजिकली क्या शो करता है, ग्रेडियंट फिजिकली क्या शो करता है, और कर्ल फिजिकली क्या शो करता है। सिमिलरली लाप्लाशियन अगर किसी फंक्शन का जीरो है तो वो आपको क्या बताता है? वो आपको यही बताता है कि द फंक्शन इज हार्मोनिक। तो ये डिस्कशन अभी तक हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है, ये स्लाइड चेंज हो गए आपको? यस सर, चेंज हो गया है। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है कि इंटीग्रल, वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, ये वाला, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर लूँ। जिस तरह हमने डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट को इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर थोड़ा सा, उसको ज़्यादातर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ली थी। अगेन मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ही बेस बनाऊंगा, क्योंकि ये जितने भी पूरा आपका वेक्टर एनालिसिस है, ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एक्सटेंसिवली, और क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरे जो एरियाज हैं उनमें ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हर एक पेज इन चीज़ों से भरा हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें कि हमने इंटीग्रेशन करनी होगी। अब इसमें 3 तरह की इंटीग्रेशन होंगी: लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, ये स्लाइड थोड़ा सा उसका मोटिवेशन है कि आपने ये चीज़ें इस स्पिरिट के साथ लर्न करनी है कि यही चीज़ें जाके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अप्लाई होंगी थ्रू आउट, और बाकी जो एरियाज है उनके अंदर थोड़ी बहुत अप्लाई होगी, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो वहाँ पर इनका यूज़ थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जो इसका यूज़ है वो आपको इस स्लाइड से अब नज़र आ रहा है। ये वही मैक्सवेल्स इक्वेशन है चारों, लेकिन अब ये इंटीग्रल फॉर्म में है। तो जब आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इनको पढ़ते हैं तो स्टार्ट आप लेते हैं इंटीग्रल फॉर्म से। इंटीग्रल फॉर्म में आप इनको डिफाइन भी करते हैं और यहाँ से आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। देन इसके इंटीग्रल फॉर्म को आप कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में बाय यूजिंग सर्टेन थ्योरम्स, जो कि डाइवर्जेंस थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है। तो वो भी आगे हम इसी कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपके मैक्सवेल, वही मैक्सवेल्स इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब ये वाला जो इंटीग्रल है, इसके अंदर डी ए है, ये दो इंटीग्रल ऊपर वाले, और इनके अंदर डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों आपके पास सरफेस इंटीग्रल्स हैं। और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, दिस शोज कि ये पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन होगी इन दोनों की। सिमिलरली ये जो दो इंटीग्रल्स हैं, ये नीचे वाले, इसके साथ डीएल लिखा हुआ है, तो ये एक लाइन इंटीग्रल, या समटाइम इसके अंदर इसके साथ डीआर लिखा हुआ होता है, तो ये लाइन इंटीग्रल है और ये एक क्लोज लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है। तो ये आपका एम्पियर्स लॉ और फेराडे लॉ एक लाइन इंटीग्रल पे डिफाइन हुए हैं। और ये जो गास लॉ है, दोनों गास लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गास लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल्स के ऊपर डिफाइन हुए हैं। सिमिलरली ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रेशन
ये भी एक लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पर dl है, ये एक सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पर dA है, ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ पर d टाउ है। सिमिलरली ये पोटेंशियल का इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि स्केलर पोटेंशियल है। देन ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है जो कि आपने पढ़ा हुआ है आपके बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। दिस इज एक्चुअली द बायोट-सावर्ट लॉ इन इट्स मोर जनरल फॉर्म। देन आपका ये जो आखिरी है, दिस इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जो कि आप ये सब कुछ आगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर पढ़ लोगे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर इसको शो करने का ये है कि आप इन चीज़ों को देख लें। ये यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, सब इंटीग्रेशन हैं। देन यहाँ पर सारे इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके अंदर सारों के अंदर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, इनके अंदर कुछ भी नहीं लगा, कोई ना डॉट है ना क्रॉस है। यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। तो यही चीज़ें हमने ये जो हमारे कमिंग 2-1 लेक्चर्स होंगे, इनमें हमने वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस सीखना है। सो दिस वाज जस्ट अ मोटिवेशन कि आपको इस सब्जेक्ट का पता, ये जो टॉपिक है इसको आप इसके लिए आप मोटिवेटेड रहें कि ये चीज़ें हमने जाके यूज़ कहाँ पर करनी है। सो इमीडिएट यूज़ विल बी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड देन यू विल यूज़ फर्दर इन अदर एरियाज एज वेल। सो this was just a quick motivation and let's start our actual discussion. तो ये हमारा वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस है। स्लाइड आपको चेंज हो गया, नजर आ रहा है आपको? Anyone please unmute yourself and tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the title, vector integral calculus, and as I mentioned कि तीन तरह के important इंटीग्रल्स हैं आपके पास। एक है लाइन इंटीग्रल, दूसरा है सरफेस इंटीग्रल, और तीसरा है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, आज के डिस्कशन में हम मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे लाइन इंटीग्रल्स के साथ। हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रल्स के बारे में होगा कि हम लाइन इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे एंड देन एट द एंड इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम करूँगा एंड देन दिस विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। लेकिन इस स्लाइड के ऊपर मैं सबको एक साथ जस्ट प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आपको डिफरेंस एक साथ पता चल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन इंटीग्रल। एज इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम, यहाँ पर लाइन है। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेशन एक लाइन के ऊपर करनी होगी। अब लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे करनी होगी, वो आगे जाके आप प्रोसेस आ जाएगा। बट लाइन इंटीग्रल आपके पास फिर 2-3 उसके फॉर्म्स हैं। अगर आपको याद हो तो हमने स्केलर फंक्शंस और वेक्टर फंक्शन पढ़ लिए। हमने फाई को रिप्रेजेंट किया है स्केलर पॉइंट फंक्शन से, और हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब एक्सक्यूज मी, जो लाइन इंटीग्रल का सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके अंदर आपके पास एक या तो कोई स्केलर फंक्शन होगा या कोई वेक्टर फंक्शन होगा, और देन एक लाइन एलिमेंट होगा। ये दो चीज़ें आपके लाइन इंटीग्रल के अंदर होंगी। इस चीज़ को, ये जो डी आर है, इसको कहा जाता है लाइन एलिमेंट। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डी आर की वैल्यू ये है, डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के, ये इसकी वैल्यू है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब कोई बता सकता है मुझे कि ये डी आर जो है स्केलर है वेक्टर है, जो लाइन एलिमेंट है? Anyone please unmute? वेक्टर हाँ, clear, it's a vector. Good. तो ये एक वेक्टर है। जब हम इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट, अगर स्केलर फंक्शन है, ये जिस तरह ये पहला केस है, अगर ये कोई स्केलर फंक्शन हो, लाइक पोटेंशियल हो, टेम्परेचर हो, या पोटेंशियल एनर्जी, या जो भी चीज़ हो, तो अगर ये एक स्केलर फंक्शन है तो इसके साथ ना कोई हम डॉट लगाएंगे ना कोई क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एक चीज़ वेक्टर है, ये लाइन एलिमेंट वेक्टर है, लेकिन जो स्केलर फंक्शन है वो स्केलर है, तो हमें डॉट और क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक फॉर्म जो लाइन इंटीग्रल का है वो ये है कि जिसके अंदर एक स्केलर फंक्शन हो और लाइन एलिमेंट हो, और दोनों ए से ही मल्टीप्लाई हो रहे हों विदाउट एनी डॉट और क्रॉस। अब ये लिमिट है इंटीग्रेशन के फ्रॉम ए टू बी। अब ये ए बी आपके पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को कनेक्ट करेंगे, ये उस लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे। ए पॉइंट से बी तक कोई लाइन होगा या कोई कर्व होगा, तो इसको कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, इसको पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। ये 3 चीज़ें अगर आपको किसी भी बुक में मिले तो दे मीन के वो लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। सिमिलरली ये जो डी आर है, कुछ बुक्स इसको डी एल लिखते हैं और कुछ बुक्स इसको डी एस लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया हुआ होता है कि डी एस से उनका मतलब जो है वो लाइन एलिमेंट है। तो लाइन एलिमेंट 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, डी आर से,
DS से और DL से। अब हर एक बुक की अपनी या हर एक आथर की अपनी मर्जी होती है, वो अपने तरीके से डिफाइन करता है। तो ये पहला फॉर्म है लाइन इंटीग्रल का, जिसके अंदर एक स्केलर हो और वो सिंपली लाइन एलिमेंट के साथ विदाउट एनी डॉट और क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ हो। देन आपके पास अगर अगर आप किसी वेक्टर फील्ड को लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, क्योंकि dr हमने कह दिया कि ये dr या जो लाइन एलिमेंट है ये पहले से वेक्टर है। अब अगर वेक्टर फील्ड की इंटीग्रेशन हो रही है लाइन के ऊपर, तो अब दो तरीकों से होगी। हाँ, सिंपल से दो वेज हैं। एनी वॉलंटियर, क्या क्या वेज होंगी? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट और very good, CR. Although you were a bit late, but I appreciate it. So डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये एक वेक्टर फील्ड है, कोई सा जनरल वेक्टर फील्ड है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कोई भी चीज़ ये हो सकता है। तो ये एक जनरल वेक्टर फील्ड है और ये जनरल लाइन एलिमेंट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये एक तरीके से हम लाइन एलिमेंट डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर यही वेक्टर फील्ड है और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डिफाइन कर ले, तो ये एक स्टिल एक लाइन इंटीग्रल बनना है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती है, तो तीन तरह के आपके पास लाइन इंटीग्रल्स आ गए हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह डिफाइन होती है फिजिक्स में, जो सिंपली विदाउट एनी डॉट और क्रॉस, कुछ विद डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होती है और कुछ विद क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई है नीचे। तो ये एक लाइन एलिमेंट, ये एक लाइन इंटीग्रल है, d डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपका व्हाट इज दिस, क्या है ये इक्वेशन, किस लॉ को रिप्रेजेंट करा रहा है? एम्पियर सर्किल। दिस इज एम्पियर्स लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। और ये एक लाइन इंटीग्रल है जिसके अंदर एक वेक्टर फील्ड b है और एक लाइन एलिमेंट dl है, और उसको आप एक क्लोज, ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपको क्लोज पाथ बता रहा है। क्लोज पाथ का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया है उसी पॉइंट पे आपने दोबारा पहुंचना होगा। तो ये एक लाइन इंटीग्रल है जो कि एम्पेयर्स लॉ है। सिमिलरली ये दूसरा एक लाइन इंटीग्रल है जो कि अगेन डॉट प्रोडक्ट पे डिफाइन हुआ है और ये वर्क आपको शो करता है। तो ये तो आपने बहुत देखा हुआ है मैकेनिक्स के अंदर भी, बहुत पहले ही दिनों से मैकेनिक्स में जब आपने स्टार्ट लिया था। तो ये आपका एक वेक्टर लाइन इंटीग्रल है जो कि डॉट प्रोडक्ट पे डिफाइन हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ स्केलर, तो ये आपको वर्क एज अ स्केलर मिल रहा है। सिमिलरली ये वाला फॉर्म जो है लाइन इंटीग्रल का, जिसमें कि क्रॉस के फॉर्म में चीज़ें डिफाइन हुई है, तो वो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है आई एल क्रॉस बी, जो आपने सिंपल फॉर्म में पढ़ा था। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखोगे तो वो डी एल क्रॉस बी बनेगा या डी आर क्रॉस बी बनेगा। तो ये आपका एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर है जो कि इस तरह के लाइन इंटीग्रल में डिफाइन हुआ है। तो ये हमारे लाइन इंटीग्रल का जनरल डेफिनेशन है। अब लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कैसे होगा और फिजिकली ये आपको बताएगा क्या, वी विल डिस्कस दैट लेटर इन दिस लेक्चर। अब लाइन इंटीग्रल के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज अगर नहीं है देन आई विल मूव टुवर्ड्स द सरफेस इंटीग्रल। सर ये डीआर जो है ये कंपोनेंट को शो करते हैं या एक्चुअली तो डीआर हम चेंज को लेते हैं? ये एक्चुअली आपका, आप जब लाइन इंटीग्रल लेते हैं, जिस तरह आपके सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर dx होता है, जो छोटा सा स्ट्रिप होता है dx, ये भी यहाँ पर लेट मी, आपको ये पेंट वाला वो नजर आ रहा है सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर? यस सर। यस सर। ये जो dx है, ये सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर जो dx, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला dx, dr भी तकरीबन यही चीज है, लेकिन ये वन कंपोनेंट है उसका, ये उस dr का एक कंपोनेंट है। तो ये आपको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट शो करता है। अब देखें इस इंटीग्रेशन को अगर मैं फिजिकली आपको डायग्रामेटिकली शो कराऊं, आपको नजर आ रहा है ये? यस सर। यस ये सर। आपका f ऑफ x है, ये x है। लेट सपोज ये कोई जनरल कर्व है f ऑफ x का। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, तो आपको फिजिकली क्या मिलता है इस इंटीग्रेशन से? CR, जब आप, अगर ये f ऑफ x का ग्राफ है, ये हाँ सर, ये f ऑफ x का इंटीग्रेशन ग्राफ से एरिया, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो व्हाट विल यू गेट? एरिया मिलेगा। एग्जैक्टली आपको ये एरिया मिलता है, ये वाला एरिया जो a और b के दरमियान जितना एरिया आता है इसका, आपको ये चीज मिलती है।
ठीक है। अब सिमिलरली लाइन इंटीग्रल भी आपको यही चीज देता है, बट वो कंपोनेंट वाइज बहुत सारे मीन कि आपको 3 दफा इस चीज को करना पड़ता है, एक dx के लिए, फिर dy के लिए अलग और dz के लिए अलग। वी विल सी दैट। तो let me go सर back to एट अ टाइम टू जी 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 सर ये लाइन इंटीग्रल तो 1D में होता है, एट अ टाइम तो हम इसका आर के कंपोनेंट तो 3 है, dx dy dz। एग्जैक्टली उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है 1 डायमेंशन में, उसके साथ इसको मैच कराने की कोशिश कर रहा था। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और यही हमारी स्ट्रेटजी होगी कि लाइन इंटीग्रल को हम ऐसे कैलकुलेट करें, जो हमने पहले इंटीग्रेशन सीखा हुआ है वही हमारा हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर लें। तो लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे कि हम इसको 3 स्केलर इंटीग्रल में डिवाइड करेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन अलग, वाई का अलग और जेड का अलग, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है। तो ये जो डी आर है, ये इसका रोल स्मॉल पैच की तरह का है। जिस लाइन के ऊपर आप जा रहे हैं, इंटीग्रेशन के का जो पाथ है, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया हुआ है लाइन का, छोटा सा डी आर लिया हुआ है। तो सी आर अब क्लियर है या वक्त? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, सो लाइन इंटीग्रल के ऊपर बस इतना ही डिस्कशन। अब इसको डिटेल में हमने वैसे ही जाके आगे पढ़ना है। हाँ, बिफोर गोइंग टू स्विच टू सरफेस इंटीग्रल, आई वांट यू टू गिव मी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। आप वॉलंटियरली कोई बता दे, अदरवाइज मैं आपका जो पार्टिसिपेंट लिस्ट है उसमें से मैं किसी को कह दूंगा कि मुझे बताएं। लाइन इंटीग्रल के आप मुझे कोई एग्जांपल्स और दे दे, जो बुक यहाँ पर मैंने लिखी हुई है उसके अलावा। थोड़ा सा सोच के बताएं। एनीवन वॉलंटियरली? आपने पढ़े हुए हैं बहुत सारे। ई डॉट जी जी। डी एस ई डॉट क्या? पावर, एफ डॉट वी। वेरी गुड, पावर, एफ डॉट वी। पावर जो है दैट्स अ लाइन इंटीग्रल, जो कि डॉट के फॉर्म में डिफाइन हुआ है। और चले और भी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपका इस पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। आप खुद इनके ऊपर सोच लें कि फिजिक्स में अब तक आपने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। वो लाइन इंटीग्रल के इस कैटेगरी में आती है, या इस वाली में आती है, या इस वाली में आती है। तो 3 तरह का आपका लाइन इंटीग्रल बन गया है। पहले में स्केलर फंक्शन और लाइन एलिमेंट, दूसरे में वेक्टर फंक्शन और लाइन एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे में वेक्टर फंक्शन और लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज इनफ फॉर द डेफिनेशन पर्पस। आप इन तीनों के फर्दर और एग्जांपल्स देख ले। छोटा सा आपका ये एक असाइनमेंट हो गया, एन ऑप्शनल काइंड ऑफ एन असाइनमेंट, जो कि मुझे सबमिट नहीं करना है, लेकिन आपने इसको देखना है। देन दूसरे तरीके का जो हमारा इंटीग्रल है, दैट्स कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल, जिसके अंदर ये जो एलिमेंट है डी एस, इसको कहा जाता है एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट। अब कुछ बुक्स इसको डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स इसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ऐसे। तो कुछ बुक्स इसको डी ए को एरिया एलिमेंट लेते हैं, कुछ डी एस को लेते हैं। तो ये आथर टू आथर वेरी करता है। अब इसका कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें काफ़ी इन्वॉल्व है ज्योमेट्री, जो कि यहाँ पर मैं अगर वो करूँगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको इतनी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो उसके अंदर चूँकि काफ़ी सारी ज्योमेट्री है जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसको अब सिर्फ जस्ट एज इट इज़ ले ले कि ये इसका डेफिनेशन है। जब भी हमारी फिजिकल क्लास होगी नेक्स्ट टाइम, सो देन वी विल डू सरफेस इंटीग्रल्स। तो एट द मोमेंट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि इसके साथ जो फिगर है उसमें काफ़ी इन्वॉल्व ज्योमेट्री है, और वो इस तरह से ऑनलाइन में आपको मेरा नहीं ख्याल कि आप सही से समझ पाओगे। सो आई एम स्किपिंग दिस। हाँ, इसके कुछ फिजिकल एग्जांपल जो है वो पिछले स्लाइड पे आपने देख भी ली है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें सरफेस इंटीग्रल के साथ डिफाइन हो सकती है। अगेन ये जो सरफेस एलिमेंट है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या जो एरिया एलिमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह यहाँ पर था लाइन एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसके साथ आप यहाँ पर अगर वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो वो या तो डॉट प्रोडक्ट में आएगा या क्रॉस प्रोडक्ट में। और सिमिलरली अगर स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज इसी तरह आएगा, लेकिन सिर्फ इस डी आर की जगह डी एस होएगा।
तो वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट जो कि मैं इस ऑनलाइन पोर्शन में डिस्कस करना चाहूँगा वो है वॉल्यूम इंटीग्रल्स। और वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑल्दो के फ्रॉम द डेफिनेशन दे लुक वेरी फ्राइटनिंग कि तीन तरह से तीन इंटीग्रेशन हो रही हैं, बट दे आर द सिंपलेस्ट अमॉन्ग दीज थ्री। ये बहुत सिंपल है। अब वॉल्यूम एलिमेंट जिस तरह यहाँ पर लाइन एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट थे या एरिया एलिमेंट थे, डी वी को कहा जाता है वॉल्यूम एलिमेंट। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस डी वी की वैल्यू होती है डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी जेड। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू है। और वॉल्यूम एलिमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसमें आसानी पैदा करता है कि एटलीस्ट ये चीज़ अब स्केलर हो गई है। तो अब ना हमें डॉट लेना है ना हमें क्रॉस लेना है, बस सिंपल अगर स्केलर फंक्शन लेते हैं तो डायरेक्ट उसके साथ डीवी का इंटीग्रल। सिमिलरली अगर वेक्टर फंक्शन लेते हैं तो डायरेक्ट डीवी का उसके साथ इंटीग्रल, क्योंकि ये इटसेल्फ स्केलर है तो हमें डॉट और क्रॉस। तो ये बहुत सारे डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो आपके पास इजी है टू कैलकुलेट। और ये अगर कोई स्केलर फंक्शन है, जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरे ख्याल से जूम का टाइमिंग ड्यूरेशन कम है, फिनिश होने वाली है। सर जी टाइम खत्म हो गया सर। तो आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर लूँ? अगर दोबारा लिंक सेंड कर दे तो हम देख करेंगे। नहीं इसका नहीं टाइमिंग ये आपके लिए सही है, मैं समझ का गया। ड्यूरेशन 40 मिनट है सर। 5 मिनट है मेरे हाल में अभी, तो मैं ये प्लीज slide- योकस खबर हो कोई मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूँ। डिस्टर्ब सीआर जब ये लेक्चर जबर भाई खत्म हो जाए खामोश तो ना। जब ये मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूँ ना, तो देन आई विल स्टॉप इट एंड देन मैं फिर से लिंक क्रिएट कर लूँगा। सही है, तो अब इसमें इतने ओके सर। सही है सर। सो इन 2 or 3 मिनट आई विल फिनिश दिस। अब वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट है डी वी। अब कुछ आतर जिसको डी टाउ लिखते हैं, लाइक ग्रिफिथ के बुक में आप देख लोगे कि डी टाउ वो हर एक जगह पर लिखेगा। तो ये एक स्केलर फंक्शन है और ये उसका वॉल्यूम एलिमेंट है। और ये पूरा जो है दिस इज अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसके साथ वी लिखा हुआ है। सो असल में डी वी की जो वैल्यू है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो है डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब ये स्केलर फंक्शन अगर हमें पता हो तो हम इस चीज़ को 3 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट्स इट, आपको वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाए, वॉल्यूम इंटीग्रल मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो है, अगर ये कोई वेक्टर फंक्शन है और हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं, तो इस वेक्टर फंक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी इसका फंक्शनल फॉर्म होगा जो गिवन होगा। फिर डी एक्स डी वाई और डी जेड यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में इस वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू है। और फिर इनको 3 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये आपको वॉल्यूम एलिमेंट या वॉल्यूम इंटीग्रल मिल जाएगा। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपके पास इस वॉल्यूम एलिमेंट या वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर डिफाइन हुई होती है। लाइक ये चीज़ देख ले, लेट्स सपोज दिस इज चार्ज डेंसिटी। ये अगर ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लूँ और वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एनीवन? अगर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैं इंटीग्रेट कर लूँ ओवर द होल वॉल्यूम तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में? चार्ज, टोटल चार्ज मुझे मिलेगा। वेरी गुड। देन एक दूसरा एग्जांपल जो इसी से रिलेटेड है, ये अगर मास डेंसिटी हो, ये रो ऑफ आर, चार्ज डेंसिटी की बजाय अगर ये मास डेंसिटी हो, मास डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम हो अगर ये, और ये वेलोसिटी हो, वेलोसिटी फील्ड हो किसी फ्लूइड का या किसी वेक्टर फील्ड का, तो अगर मैं इसको वॉल्यूम इंटीग्रेट करूँ, पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करूँ, तो व्हाट आई विल गेट? आंसर मेरा क्या बनेगा? दिस इज मास, एग्जैक्टली दिस इज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसके नीचे पर यूनिट वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कट जाएंगे, मास मिल जाएगा आपके इस इंटीग्रेशन से और ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इन रिस्पॉन्स यू विल गेट द लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर मैं इस सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं जनरेट कर लूँगा अगला लिंक और मैं आपको भेज दूंगा। सो एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये वॉल्यूम में आप 3 बार इंटीग्रल साइन लगाइए, इसका क्या मतलब है सर? हाँ, ये इसका मतलब ये है कि ये 3 दफ़ा ऊपर। इंटीग्रेशन करनी है। ये पहला इंटीग्रेशन dx का है, दूसरा dy का है और तीसरा dz का है। अब ये चूंकि स्केलर है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको पहले कर ले या इसको कर ले या इसको कर ले। तो इट मीन ये 3 दफ़ा ये चीज़, ये फंक्शन जो है ये x y z का फंक्शन है, लेट्स से, ठीक है।
फाई जो है ये एक्स वाई जी का फंक्शन है, तो इसको विद जी, रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफ़ा इंटीग्रेट करोगे तो एक इंटीग्रेशन उड़ जाएगी, 2 बच जाएंगे। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो दूसरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 3 इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल इंटीग्रल। यहाँ पर आप आ जाए, दिस इज कॉल्ड डबल इंटीग्रल, ओके सर। और ये सिंगल इंटीग्रल है लाइन वाला। सो आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन, और नेक्स्ट में दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ।